नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। आपको मेरा आवाज आ रहा है ना? आई होप यस यस। और उसका सब्जेक्ट कोड है 28215। ठीक है। अभी ये जो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ये उनके लिए है जो लोग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है, ऐसे जो प्रोफेशनल्स है जो कि कंस्ट्रक्शन से या फिर अदर इंडस्ट्रीज से स्विच होना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में। जनरली इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में कौन सी चीजें फॉलो होती है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल होता है इसमें सबसे ज्यादा। तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो सब्जेक्ट है वो स्टडी कर रहे थे। अभी हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आप सोचोगे तो एडीआईएस जो कोर्स है वो ऑल इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है? तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है कि ये इस कोर्स का जो करिकुलम है स्पेशली, वो सारे इंडस्ट्रीज को कवर करता है। ठीक है? आप चाहे प्रोसेस से हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, ठीक है? तो ये सारा करिकुलम कवर करता है, आप कोई भी फील्ड में हो। तो इसीलिए ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो करिकुलम स्ट्रक्चर है एडीएस कोर्स का, इसके वजह से इस कोर्स को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। जब हमारे यहाँ सेफ्टी के नाम पर कोई भी नहीं था। अगर आप 90s की बात करोगे या फिर 90s की जनरली 90s में ही था कि कोई भी ऐसा डेडिकेटेड पर्सन ईएचएस या फिर इसमें नहीं था। बहुत ही रेयरली कोई इंडस्ट्रीज होगी कि जिसमें ईएचएस वाला बंदा होगा, एंड वो भी एमएनसीज होगी। ठीक है। वहां पर भी उनको सिर्फ सेफ्टी का ही काम देखना पड़ता था। कभी कभी प्रोडक्शन वाले भी यहाँ पर सेफ्टी का काम देखते थे। उसके बाद जैसे इसका अवेयरनेस स्टार्ट होता है इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट के प्रति, और एक्सीडेंट्स के वजह से होने वाले जो लॉसेस हैं वो लोगों को जब बियर करने पड़े, जनरली ऑक्यूपायर जो भी इंडस्ट्रीज के ओनर हैं उनको, तब उनको लगा कि सेफ्टी यहाँ पर होना जरूरी है। देन दे स्टार्टेड टू ट्रेन देयर ओन एम्प्लॉयज, जो भी प्रोडक्शन वाले जो उनके ऑफिसर्स थे, तो उनको वो ये करते थे, स्पॉन्सर करते थे कि आप जाइए और एडीआईएस कोर्स कीजिए या फिर सेफ्टी का कोई डिप्लोमा कीजिए, ताकि अ, उस कोर्स से, उस करिकुलम से जो भी आप सीखे वो हमारे इंडस्ट्रीज में फिर वहां पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये बात 90s की चल रही है। अगर आप 90s का दौर देखोगे, 2000s का भी देखोगे, तो फर्स्ट जो ये था डेकेड था, तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर करती थी। अब रेयरली ही कोई सेफ्टी वालों को स्पॉन्सर्ड करता है, कोई इंडस्ट्रीज बहुत ही कम होगी, वो भी पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनी है। अ, अभी बहुत सारे जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स है या फिर जो बनना चाहते हैं वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, मतलब खुद का ही फीस पेमेंट वगैरह करते हैं। अब तब क्या था दौर के बॉस कोई भी, मतलब एक तो सेफ्टी के बारे में किसी को पता नहीं है, और तब इनिशिएटिव लिया डीजी फासली ने, तो वो यहाँ पर एडीएस कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया। सेफ्टी का डिप्लोमा था जनरली, डिप्लोमा इन सेफ्टी, तो फिर वो देने लगे वो एक एक साल का। तो फिर उसके बाद जो भी सेफ्टी वाले जो प्रोफेशनल्स थे आफ्टर कोर्स, वो अपने इंडस्ट्रीज में जाके ये सारा जो उन्होंने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने लगे, और उनके प्रोसेस में और इम्प्रूवमेंट लाने लगे, और उससे उनको बेनिफिट भी हुआ। फिर जाके ये सारा सेफ्टी कल्चर जो मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वो डेवलप हुआ। फिर इसमें एडवांस डिप्लोमा आया। एडवांस डिप्लोमा में करिकुलम और अपडेट करने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी अपडेट हो रही थी। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज अपडेट नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रीज भी अपडेट हो रही थी, ऑटोमेशंस आ रहे थे, बहुत सारे रोबोट्स वगैरह इन पे स्टार्ट होने लगे थे, तो उसके वजह से मास प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और फिर उनको, मतलब जो डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी है या सेफ्टी के कोर्सेज प्रोवाइडर जो भी बॉडी है, स्टेट बोर्ड हो गया या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, उनको भी अपने करिकुलम में ये सारा अपडेट करना पड़ा। फिर एडीआईएस का वहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। और जब एडीएस करने वाले जो बंदे थे, जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेके सारे इंडस्ट्रीज में गए, तो उन्होंने भी अपने जूनियर प्रेफर करे कि भाई उनको भी एडीएस का नॉलेज होना चाहिए। फिर एडीएस जाके बेंचमार्क बना है। तो ये उसका छोटा जर्नी था कि किस तरीके से एडीएस कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, और उसके ये एक दो रीजंस है जनरली। अगर आप उसका करिकुलम जब ऑफलाइन था तब देखोगे, तो अभी तो ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको बस एमसीक्यूज ही देने हैं, और वो भी सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट के, बाकी सब्जेक्ट का तो आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ही है। तो तब आठों के आठों सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको थ्योरी लिखना था। तो जब कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी स्टूडेंट्स जब थ्योरी लिखता है तो वो पढ़ता है।
जो भी करिकुलम है, बुक्स है, उसको पढ़ता है, रेफर करता है और उनको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती है। तो इससे भी क्या होता है कि वो लोग मोटिवेट करते थे बाकी लोगों को भी कि भाई आप एडीएस कोर्स करो, आपको बहुत अच्छा वहाँ पर नया नॉलेज भी मिलेगा और आप अपडेट भी करोगे खुद को। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ है इन कोर्सेज़ की। अब उसी करिकुलम में से हमारा जो सब्जेक्ट है आज का सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ उसमें यूनिट 1 है मशीन गार्डिंग। तो मशीन गार्डिंग की हम यहाँ पर आज बात करेंगे। सबको मशीन गार्ड्स पता है कि क्या है? उसका प्रिंसिपल्स इन मशीन गार्डिंग हम देखेंगे कि मशीन गार्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ता है? कोई बताएगा मुझे कि किसी भी मशीन्स को गार्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई भी रोटेट पार्ट है उसमें सर, जो वर्कमैन है उसका हुँ, हुँ। क्लॉथ आकर उसको इंजुरी ना हो सके उसके लिए। करेक्ट और कोई? सर सेफ गार्ड है, सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं सर, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट रोटेटिंग इक्विपमेंट से कांटेक्ट होने से बचाता है, हुँ, जिससे कि हुँ, हुँ। फर्टिलिटी भी रोक सके, हम किसी तरह का साइड पर इंसिडेंट रोटेटिंग इक्विपमेंट से होने से बचा सके। करेक्ट। क्या सिर्फ़ रोटेटिंग पार्ट को ही गार्ड लगाना ज़रूरी है या फिर अदर भी कोई हज़ार्ड्स है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए गार्ड से? ये भी बताइए। तो सर गार्ड सर डिफरेंट टाइप का होता है सर, चाहे जैसे फिक्स गार्ड होता है सर, फिक्स गार्ड होता है जैसे फेंसिंग हो गया, तो किसी भी अनऑथराइज पर्सन को इंटर होने से भी रोकते हैं, और हुँ, हुँ, किसी हुँ। एनिमल्स को भी सर प्लांट के अंदर आने से सर रोकते हैं, तो ये गार्ड ही करेक्ट? सर। और वेरिएबल, यस सर, तो वेरिएबल गार्ड होता है सर। हुँ, हुँ। और एक होता है सर इंटरलॉक गार्ड, एक होता है सर हाँ, फिक्स गार्ड। देखिए, बराबर है। गार्ड्स, मशीन गार्डिंग, हर एक मशीन को गार्डिंग लगाना कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि मशीन में बहुत सारे टाइप के हज़ार्ड्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल उसका रोटेटिंग पार्ट है कोई, जिसमें हमारे लूज़ क्लॉथ्स, हमारे बॉडी पार्ट जैसे कि फिंगर्स वगैरह जनरली, वो उसमें अटक सकते हैं, इंजरी हो सकती है, एम्पुटेशन भी हो सकता है। दूसरा होता है कि कोई पार्ट मूवमेंट कर रहा है मशीन का, तो उससे टकराने का चांस है, इसीलिए वहाँ पर गार्डिंग चाहिए। थर्ड, मशीन में कोई हॉट सरफेस होता है मशीन का, जहाँ पर भी टेम्परेचर रहता है, हीट डेवलप होती है, ऐसे पार्ट को बॉडी से कॉन्टैक्ट आने में जो रोक सके, जो बैरियर की तरह काम करे, उसे हम मशीन गार्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक सिटी के अगर आप देखोगे तो पैनल पर वो कवरिंग क्यों रहता है इलेक्ट्रिकल पैनल पर? इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गार्ड, भले वो बॉडी कहलाए लेकिन इट इज़ अ गार्ड, आप समझिए। उसके बाद अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है मशीन का, जैसे कि ब्लेड वगैरह हो गया, ठीक है, कटिंग के लिए चल रहा है वहाँ पर रोटेटिंग ब्लेड हो गया, सॉ हो गया, तो बॉडी पार्ट को या ऑपरेटर के बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम के वक़्त मशीन गार्डिंग इंस्टॉल किया जाता है। अब इसके पार्ट के हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। तो मोटा-मोटा मशीन गार्ड ये है कि मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके जो भी हज़ार्ड्स है, जैसे कि रोटेटिंग हो गया या फिर मूवमेंट हो गया, शार्पनेस हो गया या फिर हॉटनेस हो गया, ये सारे हज़ार्ड्स से हमारे बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड एज़ अ बैरियर की तरह काम करता है। कोई भी मशीन गार्ड या मशीन पर ही फिक्स रहता है। अब जनरली हम उसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि मशीन गार्डिंग का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए जनरली, या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मशीन गार्ड का पर्पस है कि हमारे बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करे, एज अ बैरियर की तरह काम करे। नंबर वन, वो पर्पस उसने फुलफिल करना चाहिए कि ओवरऑल हमें सेफ्टी देनी जरूरी है। नंबर टू, जो भी मशीन गार्ड है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, मशीन गार्डिंग की वजह से कोई भी मूवमेंट में या फिर काम करते हुए कोई भी अड़चने नहीं आनी चाहिए, या फिर अगर गार्ड बहुत ही बड़े साइज का बना दिया है, अगर काम करते वक्त ऑपरेटर को परेशानी हो रही है, तो वो मशीन गार्डिंग किस काम का नहीं है। तो मशीन गार्डिंग का डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि जिसके वजह से जो भी ऑपरेटर है उसको ऑपरेशंस में कोई भी दिक्कत ना आए, और उसकी इफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी को ये कम ना करे, वरना ऐसा मशीन गार्ड अप्रूव ही नहीं होगा और ऐसा मशीन गार्ड लगाने से कोई फायदा नहीं। ये सारा मशीन गार्डिंग का बेसिक मोटा मोटा ये प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए। मशीन गार्डिंग का अदर भी चीजें हैं, जैसे कि कॉस्ट रेशो भी, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो भी आपको देखना चाहिए।
आपका पर्पस भी फुलफिल होना चाहिए सही से। मशीन गार्डिंग मेंटेनेंस के लिए मतलब डिटैचेबल अगर हो तो भी अच्छा है, मतलब इजीली आप मेंटेनेंस भी कर सको। वरना ऐसा ना हो कि मशीन गार्ड इतने जगह पर फिक्स कर दिया है कि भाई मेंटेनेंस के लिए मशीन गार्डिंग को खोलने के लिए ही 2-3 घंटे लग रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो असेंबली, डिसअसेंबली, मूवमेंट, ये सारा फ्री होना चाहिए, इजी टू मेंटेन भी होना चाहिए, मशीन गार्डिंग जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सारा उसमें उसका प्रिंसिपल्स होना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डिंग मैं इजीली आपको बता सकता हूँ कि मशीन गार्डिंग जब आप ओपन या फिर क्लोज करते हो तो उसमें ऑपरेटर को आसानी होनी चाहिए, और मशीन गार्ड इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि किसी भी तरीके का पर्सन हो तो वो मशीन गार्डिंग को ओपन क्लोज कर सकता है, इजी यूज कर सकता है, ठीक है। मशीन गार्डिंग की वजह से कोई भी अलग खतरा पैदा ना हो। नहीं तो गार्ड तो लगा दिया लेकिन गार्ड की जो एज है वो बहुत शार्प है, तो मशीन गार्डिंग की एज से ही उनको इंजरी हो रही है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मशीन गार्ड अलग कोई खतरा पैदा ना कर दे वहां पर। मशीन गार्डिंग सेफ मटेरियल का होना चाहिए, उससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको देख लेना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन गार्ड के ऊपर। मशीन गार्ड के अगर आप टाइप्स देखोगे तो जनरली उसमें सबसे पहला नंबर आता है फिक्स गार्ड का, जो कि मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है मशीन गार्ड। अगर आप पुली और बेल्ट देखोगे मशीन पर, कोई भी नट बोल्ट या किसी भी टाइप का जैसे कि असेंबली से फिट किया हो तो उसे हम मशीन गार्डिंग कहते हैं, फिक्स टाइप का मशीन गार्ड कहते हैं। एक सेकंड मैं आपको फोटोज दिखाना चाहूंगा उसके। फिक्स मशीन गार्ड, यस, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? ये एक मशीन गार्ड है, ठीक है। कोई भी केबल, कोई भी रोटेटिंग पार्ट को अगर ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये मशीन गार्ड है। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहूंगा मशीन गार्ड का, एक सेकंड, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये जो येलो कलर का है ये मशीन गार्ड है। अगर आप एग्जांपल देखोगे फेंसिंग के, यहाँ पर ये देखिए, ये फेंसिंग है। मान लो कि कोई रोबोट है या कोई कन्वेयर है, उसके अगल बगल किसी भी पर्सन का, अनऑथराइज पर्सन का एक्सेस उसमें ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स गार्ड, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं। इसमें कॉमन चीजें आपको ये नजर आएगी कि गार्ड्स आर मार्क्ड विद येलो कलर। तो जनरली ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आपके जो भी गार्ड वगैरह होंगे वो येलो कलर से हाईलाइटेड होने चाहिए। मशीन के बॉडी का कलर और गार्ड का कलर ये अलग होना चाहिए, जनरली ये प्रैक्टिस है। तो इसीलिए हम येलो कलर से उनको मार्क करते हैं। अब ये हो गया आपके फिक्स मशीन गार्ड, ठीक है। अब कुछ मूवेबल मशीन गार्ड्स भी होते हैं। मूवेबल जैसे कि एडजस्टेबल भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है एडजस्टेबल, ताकि वो ड्रिल मशीन वगैरह हो गया या फिर अदर कुछ टाइप का मशीनरी हो गया तो वहां पर वो ग्राइंडर एडजस्ट हो सके एज पर उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से, ठीक है। उनका जो भी मूवमेंट है, अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, एक एडजस्टेबल टाइप का एक मशीन गार्ड है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर हाइट हम ऊपर नीचे यहाँ पर ये सिलेंडर की हेल्प से कर सकते हैं असेंबली। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर आप सर्कुलर सॉ के ऊपर भी देखेंगे तो वो भी एक एडजस्टिंग टाइप का ही गार्ड है, जिसे हम सेल्फ एडजस्टिंग भी कहते हैं। तो ये भी एक तीसरा टाइप का हो गया। और इसमें एक और आता है इंटरलॉक एडजस्टेबल गार्ड। जनरली इंटरलॉकिंग में क्या रहता है कि सेंसर्स रहते हैं। मैं आपको इंटरलॉकिंग का एग्जांपल दूंगा। अगर जब तक आप उस गार्ड को क्लोज नहीं करते तब तक वो मशीन ये नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे हम इंटरलॉकिंग मशीन गार्ड कहते हैं। और जैसे जब वॉशिंग मशीन होता मशीन, है सर हमारे पास। करेक्ट करेक्ट, अब बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि आप कार भी चला रहे हो, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तब तक वो ये बीप करते रहेगा, वो तो चलो खैर इंटीमेशन वाला है। लेकिन आप अगर ड्रिल मशीन वगैरह देखोगे तो वो रुक जाता है जब आपने गार्ड ओपन किया तो।
तो उसे हम इंटरलॉक गार्ड कहते हैं। इंटरलॉक गार्ड में क्या है स्पेशलिटी कि वहां पर एक ये लगता है, सेंसर्स लगता है दोस्तों। तो जब तक ये सेंसर्स, एक पसीना भी रहता है। यस यस, एक सेकेंड, हाँ, जब तक मान लो कि जब तक वो सेंसर एक दूसरे को टच नहीं होंगे, ये जब तक गार्ड नहीं लगेगा, तब तक वो जो भी ये लेथ मशीन है उसका ये जो रोटेट होने वाला पार्ट है जिसे हम चक कहते हैं, ठीक है, तो चक रोटेट नहीं होगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो येलो कलर का ये क्या दिख रहा है, ये मशीन गार्ड है, ठीक है। तो आपको कुछ भी काम करना है तो ये ओपन होगा इस डायरेक्शन में, फिर आपको मशीन चालू करना है, आपको अगेन ये क्लोज कर देना है। अब ये जो पोजिशन दिख रही है ये क्लोज है, ये क्लोज मशीन गार्ड है, ठीक है। तो ये क्लोज पोजीशन में है। जैसे ही आप ओपन करोगे मशीन कितना भी ऑन करो तो ये स्टार्ट नहीं होगा। जब आप पूरी तरीके से गार्ड को लगाओगे फिर ये स्टार्ट होगा। और चलती मशीन में अगर आपने इसको ओपन करने की कोशिश की, एक तो ओपन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ओपन हो भी गया, इमीडिएटली मशीन को स्टॉप कर देगा। इस तरीके से सेंसर्स के मदद से हम उस मशीन के प्रोग्राम में एक लॉजिक डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग वगैरह टीम वालों का काम है, वो लैडर वगैरह लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये सब, एक सेकंड ना, ये दिख रहे हो, ये क्लोज पोजीशन में ये गार्ड है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ओपन होगा। तो इस तरीके से ये सारे गार्ड के टाइप से। एक और लास्ट वाला जो गार्ड है जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और मुझे बहुत ही वो इफेक्टिव भी लगा, जिसे हम लाइट कर्टन भी कहते हैं। जो भी लेजर वगैरह होता है, लाइट कर्टन, यस, ये रेड कलर के जो लाइट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो लेजर वगैरह है जनरली ये आपको विजिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि कुछ ऑपरेशन अंदर हो रहा है रोबोट के साथ, और ये आदमी क्या करता है, वर्कर यहाँ पर अंदर प्लेट रखता है, तो जब तक उस बंदे का हाथ ये जो लेजर कर्टन है उसके अंदर रहेगा, मशीन ऑपरेट नहीं होगा। ओके, नंबर 1। दूसरा, मान लो कि ऑपरेट करते वक्त अगर इसका हाथ गलती से या जानबूझकर भी इसने वो कर्टन के अंदर इंटरप्ट किया, डाला, तो इमीडिएटली वहां पर ऑपरेशन स्टॉप होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द सेफ्टी लाइट कर्टन। तो ये लाइट कर्टन भी एक मशीन गार्ड ही है, याद रखना। इससे फायदा क्या होता है कि इससे प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ती है। अगर आप देखोगे तो इससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ती है, क्योंकि इससे गार्ड ओपन क्लोज होने का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि गार्ड ऊपर होगा फिर नीचे आएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, दिखने में भी एस्थेटिक है, और हर बार ये एक काम करता है, इजी टू मेंटेन है। कॉस्ट इनिशियल थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बाद में ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है हर बार। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ावा देता है। देख रहे हो इस पर्सन का हाथ अंदर है तो यहाँ पर रेड लाइट लगा हुआ है, मतलब ये मशीन चलेगा ही नहीं। जब ये हाथ बाहर निकालेगा तो ये ग्रीन लाइट स्टार्ट होगी, उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक दोनों तरफ ये रहते हैं, उसके एक सेंटर और एक रिसीवर रहता है मशीन गार्ड में। दैट्स इट। जनरली वो फोटो जो सेंसर्स वगैरह रहते हैं, लेजर सेंसर, वो उसमें पास ऑन होते रहते हैं। जैसे उनका सिग्नल इंटरप्ट हुआ, वहां पर मशीन इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है विद इन अ सेकंड। तो इस लेवल का यहाँ पर सेफ्टी लेते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ गार्ड्स। उनका डिजाइन सिलेक्शन आप, मैंने ऑलरेडी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कि आपके मशीन पर कौन सा रिक्वायरमेंट है, आपका बजट क्या है, आपका एक्चुअली नीड क्या है, कौन सा जो मशीन का टाइप गार्ड का है वो फिट होगा आपके मशीन के ऊपर। तो इस तरीके से क्राइटेरिया कंसीडर करके आपको उनको सिलेक्ट करना है। आप मशीन गार्ड के डिजाइन अलग अलग प्रेफर कर सकते हो, आप कस्टमाइज भी करा सकते हो आपके मशीन के टाइप के हिसाब से। अब बिल्ट इन सेफ्टी डिवाइसेस, बहुत बार अगर आप देखोगे, पहले तो लेथ मशीन, मिलिंग मशीन तो विदाउट गार्ड ही आते थे, चाहे वर्टिकल मिलिंग हो या फिर हॉरिजॉन्टल मिलिंग हो या फिर लेथ मशीन हो। आजकल आप देखोगे तो सीएनसी मशीन आने लगे हैं, ठीक है। तो सीएनसी मशीन में क्या है, ये मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कि सीएनसी मशीन में। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट हाँ।
वेट कीजिए। रुक अच्छा, क्या अभी आ रहा है मेरा आवाज? प्लीज मुझे बताइए, अभी हाँ मेरा सर, आवाज आ क्लियरली आ रहा रहा है, है? क्लियर हो गया। सर आ रहा है जी स्क्रीन सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। थैंक यू, हाँ सर। थैंक यू। ओके, सीएनसी लेथ मशीन्स पर आ रहे थे हम। अच्छा, वो आपने बता दिया। सीएनसी लेथ मशीन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से डिजाइन होके आती है। मैं एक जस्ट सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा यही डिजाइन रहता है सबका जनरली। यहाँ पर अंदर चक है, ये जो रोटेट करता है, यहाँ पर घूमता है, और फिर यहाँ पर सारे टूल्स लगते हैं, ड्रिलिंग वगैरह बाकी के सारे ऑपरेशंस रहते हैं, और ये जो डूअर है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब ये डूअर कुछ अलग से नहीं लगाया है, ये सारा मैन्युफैक्चरर ने ही दिया है दोस्तों। तो ये क्या है, बिल्ट इन एक सेफ्टी डिवाइस होगा कि आपने उनको एज अ गार्ड एक डूअर भी दे दिया है। दूसरा, डोर के साथ साथ सेंसर्स भी आते हैं। डोर के इस बाजू में एक सेंसर है और बॉडी के दूसरे बाजू में एक सेंसर। जब तक डोर क्लोज ना करो मशीन स्टार्ट नहीं होगी, उसकी साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। और विद इन अ साइकिल अगर आप ओपन करने की कोशिश करोगे, एक तो ओपन ही नहीं होगा, हो भी गया इमीडिएटली ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये एक बिल्ट इन सेफ्टी डिवाइस का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। अभी आप समझ रहे हो कि आपको अलग से कोई गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सेंसर्स भी हैं और डोर गार्ड भी इन्होंने ऑलरेडी डिजाइन में ही मैन्युफैक्चर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जो भी आपके सेंसर्स है या सेफ्टी गार्ड्स वगैरह होते हैं, इनका रेगुलरली रिपेयर और मेंटेनेंस होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के प्लान में भी आप गार्ड्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कीजिए। भले आप एक्सटर्नली इंस्टॉल करें गार्ड जो भी है, तो उनका रेगुलरली मेंटेनेंस होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। पीएम अगर रेगुलरली होते रहेगा तो ब्रेकडाउन की नौबत नहीं आएगी। अगर पीएम के दौरान अगर आपको कुछ खराबी लगती है तो आप उसे रिपेयर या रिप्लेस कर सकते हो। अब जब कोई एक्सटर्नल मशीन गार्ड जब आप इंस्टॉल करते हो किसी मशीन के ऊपर, तब आपको डिजाइन के वक्त, उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन वर्कर का या फिर ऑपरेटर का फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, क्या हमारे जो ऑपरेटर्स है, क्या वर्कर है, क्या वो कंफर्ट फील करते हैं, क्या वो सेफ फील करते हैं, या उनको मशीन गार्ड जो है उसके एडॉप्शन में या फिर उसके साथ काम करने में कोई दिक्कत आ रही है। अगर वो जेन्युइन है तो उसको आपको क्या करना है, फिर हटाना है। और मैं चाहूंगा कि वर्कर या फिर ऑपरेटर को आप डिजाइन स्टेज में ही इन्वॉल्व करें, उनसे सजेशंस ले, उनसे फीडबैक ले। उससे होगा क्या कि जब गार्ड का डिजाइन ही फाइनल होगा, अब तक बना नहीं गार्ड, अभी आप डिजाइन कर रहे हो, तो वर्कर के हिसाब से अगर आप फीडबैक लोगे ना, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं, विच विल डेफिनेटली हेल्प इन योर डिजाइन टू बी इफिशिएंट एंड रिलायबल। ठीक है, तो बहुत अच्छी मशीन गार्ड की डिजाइन बनाने में वहां पर वो हेल्पफुल रहेगा। देन अभी फाइनलाइज हो गया है डिजाइन, अभी आप उसको मैन्युफैक्चर कीजिए और देन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन के बाद फिर आप देखना कि क्या है वर्कर का फीडबैक। अब ये हर एक शिफ्ट वाले अलग अलग वर्कर से फीडबैक लेना, ना कि एक ही सिंगल वर्कर से लेना, अलग अलग वर्कर से अलग अलग फीडबैक लेना, और फिर उसके हिसाब से आप मशीन गार्ड में मॉडिफिकेशन चेंजेस करा सकते हो। अब गार्ड का ड्यूरेबिलिटी भी चेक करना है। कभी कभी मशीन पर बहुत ज्यादा हीट होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स के साथ भी वहां पर गार्ड कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रख के ही मटेरियल का सिलेक्शंस करना है, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका लाइफ का सिलेक्शंस करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और आजकल एक्सटर्नल मशीन गार्ड बिठाना बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ओईएम से ही परचेस करते हो, जैसे कि एग्जांपल डीजल जनरेटर का ले लो। क्या डीजल जनरेटर जब आप डीजी सेट परचेस करते हो तो एक्सटर्नली आपको साइलेंसर लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं।
ऑलरेडी जीरो नॉइज वाला ही मिल जाता है। जनरली जीरो नॉइज तो होता ही नहीं है, नॉइज तो होता ही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कंपार्टमेंटेशन की वजह से बहुत ऑलरेडी नॉइज कम हो चुका है, तो आपको कोई अलग से साइलेंसर वगैरह स्टैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ केस में पड़ सकती है, लेकिन उसका नंबर पहले से बहुत कम हो चुका है। वाइब्रेशंस भी देखोगे तो वाइब्रेशन भी बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, बहुत ही कम लेवल का वाइब्रेशंस वगैरह वहाँ पर डेवलप होता है। हाँ, जब आप प्रोसेस वगैरह में हो या फिर नया कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, देन यू हैव टू इंस्टॉल सम गार्ड्स एट दैट एरिया। गार्ड सिर्फ मशीन पर ही नहीं लगते, बाकी जगह पर जहाँ पर भी लगता है आपको कि हजार्ड्स वगैरह है, तो वहां पर भी आपको गार्डिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ जीरो एक्सेस गार्डिंग। कंसेप्ट ऑफ जीरो एक्सेस गार्डिंग का ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो व्हाट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ जीरो एक्सेस गार्डिंग। जीरो एक्सेस गार्डिंग मतलब कि गार्ड इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि चाह के भी वो पर्सन उस रोटेटिंग पार्ट, मूविंग पार्ट मशीन के कांटेक्ट में ना आए। नॉट ओनली द बॉडी पार्ट, बट आप इनके जो क्लोथ्स वगैरह है, ठीक है, वो भी उसके कांटेक्ट में ना आए। तो इस तरीके से जब आप डिजाइन करोगे गार्डिंग को, तो उसे हम जीरो एक्सेस गार्डिंग कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक में मैंने एक ऑडिट किया, और उसमें ओईएम की तरह एयर कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर के ऊपर क्या रहता है, पुली और बेल्ट रहता है। तब गार्ड देखा मैंने, गार्ड ऑलरेडी ओईएम ने ही दिया था, मैन्युफैक्चरर ने गार्ड उसमें लगा के दिया था, लेकिन वो जीरो एक्सेस वाला नहीं था, वो बस ऊपर वाला पार्ट या फिर साइड वाला पार्ट ही कवर कर सकता था। स्टिल मैंने उनको बोला कि जो भी मशीन गार्डिंग का जो भी विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ाइए, ताकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जीरो एक्सेस वाली, वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो। वो लेकिन सर ओईएम ने ये दिया। मैंने बोला एग्री, ओईएम ने दिया है, लेकिन आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और मशीन गार्डिंग तो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट भी बताता है कि वहां पर हर एक ऐसे हजार्डस या फिर ऐसे निप पॉइंट, रोटेटिंग पार्ट, शार्प पार्ट्स जो भी होते हैं, वहां पर गार्डिंग होना जरूरी है। देन अभी सेफ्टी इन द यूज ऑफ मशीन्स देखेंगे कि जब आप मशीन्स यूज करते हो तो उसमें सेफ्टी किस तरीके से ली जाती है। जैसे कि सेफ्टी इन यूज ऑफ पावर पेसेस। पावर पेसेस पर कौन से टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पंचिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, बेंडिंग हो गया। फिर रोलिंग मशीन्स आते हैं, पावर पेस में रोलिंग नहीं तो ड्राइंग हो गया, टर्निंग मशीन हो गया, बोरिंग मशीन हो गया, मिलिंग, शेपिंग, प्लानिंग, ब्रोचिंग, फिर प्लेटिंग, ग्राइंडिंग, ये अलग अलग टाइप के मशीन्स है। सीएनसी मशीन्स हो गया, अभी तो रोबोट्स भी आए हैं। वुड वर्किंग मशीन्स हो गए, वुड वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा हजार्डस है। जनरली लेथ पर ही वुड वर्किंग किया जाता है। फिर रबर एंड प्रिंटिंग मशीनरीज में, तो इनमें मशीन का हजार्डस बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे इंडस्ट्रीज में। ऑटोमेशन थोड़ा कम रहता है, कभी कभी मैनुअली वर्क ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार ऐसा एक्सीडेंट देखा था मैंने लेथ मशीन के ऊपर, फेटल एक्सीडेंट था वो। तो लेथ मशीन पर क्या होता है कि पार्ट घूमता है, और ये जो लेथ मशीन थी वो मैनुअल वाली मशीन थी, सीएनसी वाली नहीं, मैनुअल वाली है, ठीक है। तो लंबा रॉड है, घूम रहा था, और उसके ऊपर एक बंदा, उसने क्या किया, पॉलिश पेपर लिया, और पॉलिश पेपर उस पर वो घिस रहा था, जो भी बॉडी पार्ट है उस पर। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिशिंग का काम चल रहा था। तो पॉलिशिंग का काम करते करते, पॉलिशिंग ऑपरेशन में क्या रहता है कि हाई आरपीएम पर वो मशीन पार्ट घूमता है, बहुत ही फास्ट रोटेट होता है। तो उस हाई आरपीएम पर फास्ट मशीन पर घूम रहा था, तो उसका जो स्लीव था, जो शर्ट रहता है उसका स्लीव था ना, तो वो लूज था थोड़ा सा, तो वो हाई रोटेटिंग पार्ट में उसका स्लीव अचानक से आ गया, उसका हाथ वगैरह पूरा ट्विस्ट होके, उसका पूरा बॉडी मतलब उसके साथ रोटेट हो गया, जगह पर ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बहुत ही हाई आरपीएम पर वहां पर पॉलिशिंग का ऑपरेशन चल रहा था। रीजन ये था कि लूज क्लोथ्स वहां पर उसने पहने थे। तो लूज क्लोथ्स क्या होते हैं कि रोटेटिंग पार्ट के साथ घूम जाते हैं, या फिर उसके कांटेक्ट में आने के बाद इमीडिएटली वो क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं उस पर्सन को। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स मशीन के साथ होते हैं, तो ये ध्यान आपको देना है। लूज क्लोथ्स अलाउड नहीं करना है मशीन्स के ऊपर, जहां पर भी रोटेटिंग या फिर मूविंग पार्ट है वहां पर। तो ये भी एक रीजन है। और ये ऐसा एक ही इंसिडेंस नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है अलग अलग रीजंस की वजह से, ठीक है। सेफ्टी इन द यूज ऑफ पावर पेसेस। अगर आप पावर पेस वहां पर चला रहे हो, नासिक का ही मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। नासिक में जनरली पावर प्रेस के लगभग 6 महीने में मैंने 3 इंसिडेंट्स देखे हैं। अगर मैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर
अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मैं उनके फैक्ट्री इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, वो बोले प्रतीक यहाँ पर पावर पेस का ऑन एन एवरेज रोज एक एक्सीडेंट होता है, रोज एक एक्सीडेंट। सोचो एक डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ महाराष्ट्र के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में पावर पेस के ऊपर अगर एक रोजाना एक एक्सीडेंट होता है तो सोचो क्या हालत होगी, कितने एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। एक केस में तो ऐसा था कि एक लेडीज काम कर रही थी, जनरली गलती ऑपरेटर की रहती है, लेकिन भले वो कंपेंसेशन कंपनी को देना पड़ता है, भले गलती किसकी भी रहे, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो फिर उसके दोनों अंगूठे कट हो गए, एम्पुट हो गए पावर पेस में आके। वाई? रीजन, सेंसर बाईपास किया था। सेम मशीन पर 1 वीक के बाद एक लेफ्ट हैंड एक पर्सन का कट हो गया, 19 साल उसकी उम्र थी, सोचो। तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इंडस्ट्रीज़ में क्या पावर पेस हैं? अगर है तो क्या कंसर्न है? प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। सुशील जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? आपने रेज़ हैंड किया है। सुशील कुमार। ओके। पावर पावर पेस में किसी का कंसर्न है? आप प्लीज़ शेयर करो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पावर पेस के साथ? अच्छा, मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, किसी ने भी पावर पेस के साथ काम नहीं किया है, ठीक है। लेकिन क्या मेरा नहीं सर, आवाज़ तो मैं सुन किया रहे? हूँ। अच्छा, अच्छा, बताइए क्या हेलो। एक्सपीरियंस है आपका? हाँ सर। जितने भी सारे सर रोलिंग मशीन है, बोरिंग मशीन है, लेथ मशीन है, टर्निंग है, प्रेसिंग है, सारे मशीन पर मैं सर काम हुँ, मैं हुँ। मॉनिटर किया हूँ सर अपने वर्कशॉप में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, किसी तरह का कोई अभी तक इंजरी नहीं। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था सर, क्योंकि हाँ, जब पावर प्रेस बन गई, जब वो क्या बोलते हैं, तो टर्निंग मशीन है सर, उससे मेटल चिप जो है वो कट के निकल रहा था जब वो प्रेसिंग कर रहा था। तो हाँ, अचानक सडनली क्या हुआ, उसका जो ग्लव्स था, बाय मिस्टेकली वो ग्लव्स पहन रखा था एक्चुअली। जो भी बंदा मशीन के ऊपर काम करता है तो वो अलाउड नहीं सर हैंड ग्लव्स पहनने का, लेकिन वो बंदा ग्लव्स वो पहन लिया था। उसके बाद फिर वो एक मेटल स्टिक होता है जिससे वो मेटल चिप जब निकलता है, जब फिशिंग होता है तो उसे रिमूव करना होता है। लेकिन बाय हाँ। मिस्टेक उससे टच होने के बाद उसका हाथ जो है सर वो फिंगर उसके कांटेक्ट में आने से फिंगर कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही शार्प था। ओह! ओके, थैंक यू। और कोई अगर शेयर करना चाहेगा? अगर आप देखोगे तो पावर प्रेस का ऐसा है कि ये 2-3 टाइप में जनरली आता है। मैकेनिकल एक पावर प्रेस होता है, फिर हाइड्रोलिक वाला रहता है। अगर कम पावर प्रेस का कैपेसिटी चाहिए आपको तो फिर वहाँ पर न्यूमेटिक पावर प्रेस रहता है, ठीक है? तो जनरली मेन सर पार्ट देखोगे सर ये सर पावर ये के ऊपर है। कॉम्पैक्ट मशीन है ना? कॉम्पैक्ट पावर प्रेस, 1 मिनट में आपको है ना दिखाई देता हूँ सर्च करके कॉम्पैक्ट। बहुत सारे पर्पस है, बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, अलग-अलग कैपेसिटी का भी पावर प्रेस जनरली आता है इंडस्ट्रीज में। और आपके कैपेसिटी आपके वर्किंग पार्ट के हिसाब से यहाँ पर ये देख रहे हो, ये भी एक पावर प्रेस है, प्रेस करने के लिए है। ठीक है, उसका इस्तेमाल आप अलग अलग पर्पस के लिए भी कर सकते हो। दिख रहा है अभी? यस सर। जनरली ये डिजाइन भी आपने देखा होगा, ये छोटा है, 50-100 टन वाला होगा। तो ये कितना टन आपको इसमें कैपेसिटी चाहिए, कितना पावर का चाहिए, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड रहता है। और उसके साइज के हिसाब से इसके व्हील वगैरह रहते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका भी टीपीआई कराना पड़ता है। और कौन से महाराष्ट्र के रूल फॉर्म 9 ए में दिया हुआ है। ये दिख रहा है आपको, मूवमेंट हो रहा है पावर पेस का, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना? तो these आर द पावर पेसेस। अब सेफ्टी क्या लेना है ऐसे मशीनरीज में जो भी पावर पेस वगैरह है?
गार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन गार्डिंग। बहुत सारे पावर प्लेस पर तो आजकल मैंने देखा है कि रोबोटिक आर्म भी लगाया हुआ है, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन पूरा ही खत्म हो चुका है अभी। ओनली मेंटेनेंस चेंज ओवर के लिए यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन रहता है, बाकी सब काम रोबोट वगैरह कर लेता है पावर प्लेस के ऊपर भी। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में अभी भी यहाँ पर मैनुअली ही काम चलता है, ऑपरेटर ही पावर प्रेस को ऑपरेट वगैरह करता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ गाइडलाइंस हैं। महाराष्ट्र के जो डिश थे उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन दी थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कि जैसे कि पावर प्रेस पर टू हैंड कंट्रोल होने चाहिए, मतलब जब तक आप आपके दोनों हाथ जब तक नहीं दबाओगे जो भी आपका बटन प्रेस है, तब तक वो पावर प्रेस ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, जनरली हो क्या जाता है कि हाथ अंदर रह जाता है और उसमें प्रेस हो जाता है। और पावर प्रेस का मतलब सोचो कि 50-100 टन कम से कम, उतना अगर फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो हाथ का क्या बचेगा, इमीडिएटली एम्पुटेशन हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर पावर प्रेस में बहुत ज़्यादा हजार्डस है। ऑपरेटर को इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका रेगुलरली टीपीआई भी किया जाता है, और फिक्स गार्ड हो गया या फिर इंटरलॉकिंग गार्ड हो गया या फिर टू हैंड कंट्रोल हो गया, ये सारा देना जरूरी है। लेकिन फिर भी ऑपरेटर जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में ये सारे सेंसर्स वगैरह प्रोसेस बाईपास कर देते हैं, और फिर अनसेफ एक्ट की वजह से यहाँ पर उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। महाराष्ट्र में फॉर्म 9 मिलता है उनको, जो भी पावर प्रेस का जो ये होता है एनुअली टीपीआई, तो उसमें फॉर्म 9 उनको दिया जाता है, याद रखना। और उसका रूल नंबर 55 है शायद, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल नंबर 55, उसमें ये सारा चीजें दिया गया है। आप बाकी के स्टेट के क्या हालात है जरा बताओगे मुझे? आपके यहाँ पावर प्रेस का टीपीआई होता है? अगर होता है तो फिर क्या कौन सा फॉर्म नंबर है वहां पर? ये आपको पता होना चाहिए, हाँ? ये जो भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में काम करे मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये ध्यान में रखना। आपको नहीं पता है, आप फिर इनसे भी बात कर सकते हो, आपके जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है जो कि फॉर्म 11 फॉर्म 13 इशू करते हैं उनसे। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा एक्चुअली में, कि आप ई वेस्ट के लिए किस तरीके से हजार्डस वेस्ट का मेंटेन करते हो? ई वेस्ट का क्या ऑथराइजेशन है, कौन सा फॉर्म नंबर आप भरते हो? और जो भी हजार्डस वेस्ट जो लाइसेंस वाला लेके जाता है, तो वो आपको कौन सा फॉर्म इशू करता है? प्लीज आप बताओ कि मुझे स्टेट वाइज बताना कि ई वेस्ट का क्या प्रोसीजर है, बैटरी वेस्ट का क्या प्रोसीजर है। किसी ने आज तक ई वेस्ट दिया है नहीं क्या? जैसे आप हजार्डस वेस्ट देते हो, देखो महाराष्ट्र में जब आप फॉर्म 10 वगैरह भरते हो, फॉर्म 13 भरते हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी एग्रीगेटर हैं उनको जब हैंड ओवर करते हो आपका हजार्डस वेस्ट, तो फिर कौन सा फॉर्म भरते हो जब ई वेस्ट की बात आती है तब? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट। फॉर्म नंबर 6 होता है सर, आई थिंक। कौन सा स्टेट में है? हाँ सर, गुजरात में है सर। गुजरात में फॉर्म 6 है ना? और क्या आपने खुद ने प्रोसेस किया है, ऑनलाइन भरा है डियर? हाँ क्या नहीं सर, मुझे हमने नहीं भरा है। नहीं ना, क्या ये मुझे हमारे जानना है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है सर, वो कंपनी हाँ, हायर करती है, थर्ड पार्टी, वो अच्छा करते हैं। अच्छा, जी। ओके ओके। नहीं, मुझे इसलिए मैंने वो एनवायरमेंटल एक्ट का पूरा बुक ही मंगा लिया अभी, तो मैं सारे स्टेट के देखूंगा। अभी मुझे चेकलिस्ट भी बनाना है कॉम्प्रेहेंसिव। वैसे तो मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ, लीड वाले अलग है मेरे ऑडिटर, तो देखते हैं, लेकिन मुझे जानना था इस खैर, आगे चलते हैं। सेफ्टी इन द यूज ऑफ हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। जनरली हैंड टूल और पावर टूल के साथ एक्सीडेंट जो होते हैं वो दो वजह से होते हैं। आप मिस हैंडलिंग करते हो, गलत टाइप के टूल्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और काम करने से पहले इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करते हो, इसके वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। मिस हैंडलिंग, लूज हैंडलिंग की वजह से हैंड टूल फॉल वगैरह होना, तो ये सारी भी चीज़ें वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व रहती है। कभी कभी जब आप ड्रिलिंग वगैरह या फिर हैंड टूल पावर टूल इस्तेमाल करते हो और उस जगह का आपको सही से पता नहीं रहता है कि वहां पर, जैसे कि वॉल में कोई कंसील्ड इलेक्ट्रिकल केबल, पावर केबल कहीं है, वहां पर ड्रिलिंग वगैरह ऑपरेशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बना है, और इस वजह से फैटेलिटी भी हुई है।
तो ये भी याद रखना। तो आप चेक कर लेना क्या ऑपरेशंस कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, कौन से टाइप का पावर टूल, हैंड टूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी देख लेना। अब कभी कभी सेंट्रलाइज या फिर पर्सनल टूल इशू सिस्टम भी रहता है आपके स्टोर में, तो वहां पर सही से होना चाहिए आपके पावर टूल का हाउसकीपिंग, उसको रखने की जगह, उसका मेंटेनेंस, चार्जिंग वगैरह हो गया, बैटरीज वगैरह हो गए, तो वो रेगुलरली यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम उसमें होनी चाहिए। और उसका मंथली या फिर प्रायर टू यूज ये एक विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह होना जरूरी है। उसके बाद नॉन स्पार्किंग टूल, ऐसे टूल जिससे स्पार्क डेवलप नहीं होती है। अगर आप देखोगे फ्लेमेबल एनवायरनमेंट में, एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट में, आपको सारे के सारे टूल नॉन स्पार्किंग होने चाहिए, आपका फ्लेम प्रूफ इंस्टॉलेशन होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इसके लिए आपको नॉन स्पार्किंग टूल चाहिए, मतलब ऐसे टूल जिससे स्पार्क डेवलप नहीं होती है। एग्जाम्पल, अगर आप हैमर वगैरह स्टील की इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, स्पार्क डेवलप होगा, लेकिन उसके जगह पर अगर आप जैसे कि मैलेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर स्पार्क डेवलप नहीं होता है। और कौन से मटेरियल है जिनके वजह से स्पार्क डेवलप नहीं होता है, कोई एग्जांपल देगा मुझे नॉन स्पार्किंग टूल्स के मटेरियल का? मैंने तो एक पीवीसी वगैरह बता दिया आपको, मैलेट। नॉन स्पार्किंग टूल का क्या एग्जांपल रहेगा वहाँ? जैसे ब्रास हैमर हो गया सर, ऑयल एंड गैस में सर ज्यादातर टूल्स जो होता है सर ब्रास से यूज ब्रास, होता है करेक्ट। सर इससे। यस। और कौन सा मटेरियल है? ओके, तो एल्यूमिनियम मटेरियल में भी नहीं होता ना सर? जी रितु जी, एल्यूमिनियम मटेरियल में भी स्पार्क नहीं जनरेट होता? तो आपने नॉन स्पार्किंग टूल एल्यूमिनियम मटेरियल का भी देखा है? ओके, नहीं सॉरी। जनरली एल्यूमिनियम अगर आप देखोगे तो उसमें स्पार्क डेवलप होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो कॉस्टली भी बहुत है, और एल्यूमिनियम डैमेज जल्दी से होता है, तो इसलिए ब्रास जो है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉमनली ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर कम फोर्स लगाने की जरूरत है, ठीक है, ऐसे जगह पर अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल के भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कंपोजिट मटेरियल का भी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, ये भी सही है कि उसमें कुछ परसेंटेज एल्यूमिनियम का भी रहता है, रिजो, ठीक है। ये आप सभी के लिए है, जो भी लोग रिफाइनरीज वगैरह में काम करते हैं, आपको भी पता है। देन हम जाएंगे एमसीक्यू की तरफ। अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू का पीडीएफ आपको भेज दिया है, 26 पेजेस का है, एक बार सही से रेफर कर लेना। तो क्वेश्चन 1 की तरफ मुड़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मशीन गार्डिंग, क्या पर्पस रहता है? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसके बाद विच टाइप ऑफ हजार्ड इज अ मशीन गार्डिंग प्राइमरी डिजाइन टू मिटिगेट मैकेनिकल हजार्ड। ऑफ कोर्स मशीन गार्डिंग का पर्पज ही यही है कि मैकेनिकल जो भी हजार्ड है, मशीन या मशीन के पार्ट्स से रिलेटेड जो भी हजार्ड है, उनके मूवमेंट से रिलेटेड जो भी हजार्ड है, उसको वो टैकल करे या फिर मिटिगेट करे। व्हाट इज अ क्रूशियल कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग मशीन गार्ड, क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं? तो मशीन गार्ड फिक्स तो हो जाएगा इजीली, लेकिन जब मेंटेनेंस है तब आपको इजीली रिमूव भी होना चाहिए, इस तरीके से ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप मशीन गार्डिंग का इंस्टॉलेशन करने जाते हो तो फिक्सिंग के वक्त ऐसा ना हो कि मशीन का ही कोई पार्ट डैमेज हो गया या फिर उसके बॉडी का, उसके हाउसिंग का ही वीकनेस बढ़ गया, आप समझ रहे हो, तो इसके वजह से ये सारा चीजें भी देखना पड़ता है। कॉमनली एक्सटर्नल जब आप इंस्टॉल करते हो तब, which principle suggests that the machine guard should not create additional hazard? Compatibility principle, yes। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैंने बताया कि कोई एडिशनल हजार्ड यहाँ पर कोई क्रिएट ना कर दे मशीन गार्ड। व्हाट इज पर्पस ऑफ इंटरलॉकिंग डिवाइस ऑन मशीन गार्ड? टू प्रिवेंट मशीन ऑपरेशन व्हेन गार्ड्स आर नॉट इन प्लेस। देन which factor is important for proper selection of material for machine guard? मशीन गार्ड सिलेक्ट करते हुए मैंने आपको बताया कि कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से होगा, वाइब्रेशंस है क्या, फिर टेम्परेचर, फिर उसका मूवमेंट वगैरह, ये सारा चेक करने के बाद फिर आप मटेरियल के ऊपर जाओगे कि ये सबको करना चाहिए, ऐसा मटेरियल मशीन गार्ड का होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी, ये जो फैक्टर है ये सबसे प्रायोरिटीज पर रहेगा, क्योंकि उसका लाइफ भी उतना ऐसा होना चाहिए। वरना मशीन गार्ड तो फिक्स कर लिया, लेकिन हर 3 महीने में 6 महीने में उसको नया बनाना पड़ता है, ब्रेक हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे मशीन गार्ड का।
नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टू हैंड कंट्रोल डिवाइस होना, जैसे पावर प्रेस हो गया, फिर कोई भी ऐसा प्रेस मशीन हो गया, उसके ऊपर जनरली हम टू हैंड कंट्रोल लगा देते हैं, ताकि जो भी ऑपरेटर है उसके दोनों हाथ प्रेसिंग में या फिर ऑपरेटिंग बटन है उसके साथ एंगेज रहे। ऐसा ना हो कि मूवमेंट के वक्त उसका हाथ मशीन के अंदर रह जाए, तो इसलिए टू हैंड कंट्रोल यहाँ पर जरूरी है। कुछ मशीन पर तो मैंने ऐसा भी देखा है कि टू हैंड कंट्रोल के साथ साथ वो लाइट कर्टन भी रहता है, ये भी मैंने देखा है। जनरली लोग टू हैंड को भी बाईपास कर देते हैं। आपको पता है कि टू हैंड में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए ये भी उसका कैलकुलेशन भी दिया जाता है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में। देन what is primary function of two hand control? Requiring simultaneous engagement for safety. उसके दोनों हाथ एक साथ ही जब दबाएगा एक साथ, तभी वो मशीन ऑपरेट होगा। तो ये साइमल्टेनियस एंगेजमेंट और उससे होने वाले जो सेफ्टी है उसके लिए टू हैंड कंट्रोल दिया जाता है। लेकिन जनरली ऐसा भी है, अगर टू हैंड कंट्रोल का जो बटन है वो पास पास रख दोगे तो एक बटन तो कोहनी से दबा देगा, दूसरा तो पाम से हाथ से दबा देगा, तो मतलब एक ही हाथ से दोनों बटन एक साथ दबा सकता है। ऐसे भी महाभाग मैंने देखे हैं। तो इसलिए उनका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। देन विच प्रिंसिपल एडवोकेट्स फॉर मिनिमाइजिंग द साइज एंड नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन द मशीन गार्ड? यस, अगर आप कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है, जीरो एक्सेस वाला जो है ना, जीरो एक्सेस होना चाहिए, इसलिए मशीन गार्डिंग का साइज कम होना चाहिए, और उसमें जो भी ओपनिंग्स है जिसमें से हाथ वगैरह जा सके, बॉडी के पार्ट जा सके, कम से कम होने चाहिए। तो ये सारा उसमें आएगा। व्हाट शुड बी द कंसीडर व्हेन एस्टैब्लिशिंग सेफ डिस्टेंस बिटवीन मशीन गार्ड एंड द हजार्ड जोन्स? एडिक्वेट डिस्टेंस फॉर सेफ एक्सेस। तो ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और का स्टूडेंट्स बाकी के सब ऐसे ही है, आप एक बार पढ़ लेना इनको। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, सेम ही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। पावर पेस बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बन जाता है। आप इन्वायरमेंट के बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि आगे जाके जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स और भी बढ़ने वाले हैं और भी ग्रेव होने वाले हैं, और इसके वजह से ही एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो ईएसजी का इनिशिएटिव्स है उसमें फिर कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है, ठीक है, वेस्ट वाटर का रिसाइक्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, एनर्जी को कम से कम कंज्यूम करना है, फिर कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ से फिर हम जो भी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ कैसे मुड़े, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में यहाँ पर ईएसजी हमें लेके जाता है, और उसके बहुत सारे पिलर्स हैं, वो सब आपको फॉलो करने हैं। इसलिए सेफ्टी के साथ साथ आप थोड़ा सा एनवायरमेंटल ये जो है ये सारा चीजें भी उसमें इंक्लूड कीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ के ईएसजी स्पेशलिस्ट का रोल और भी बहुत बढ़ने वाला है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ईएसजी के बारे में किसी को और कुछ कहना है तो आप शेयर कर सकते हो, इसके फ्यूचर के बारे में, इसके पिलर्स के बारे में, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, कि क्या लगता है आपको ईएसजी के बारे में, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के बारे में? अच्छा, कुछ भी नहीं लगता? देखो, आप सब सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो, ईएचएस प्रोफेशनल्स हो। ईएचएस प्रोफेशनल को मतलब एट द मोमेंट इमीडिएटली आंसर आना चाहिए, कोई भी डिस्कशन में फ्लो के साथ वो मर्ज हो जाना चाहिए। ये क्वालिटी ये आप में डेवलप कीजिए। ऑलरेडी है, मुझे पता है, यू हैव ऑल द पोटेंशियल, बट प्लीज और भी इसको बताइए। ठीक है, अगर किसी को कुछ कहना नहीं है देन आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। नेक्स्ट वीक में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो भी चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक बाय, टेक केयर। Thank you, sir.